हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जैसे कि आपको पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को कुछ अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है कि मेटल ऑफ मास 250 ग्राम, एक मेटल है जिसका मास कितना है 250 ग्राम आपको दिया हुआ है, और इसको हमने हीट किया टू अ टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस। तो 65 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट किया और इसको फिर प्लेस किया गया 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है उसमें इसको प्लेस किया गया, और फाइनल स्टेडी टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, तो कंटेनर ने जो हीट ली है उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो आपको ये पता करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की क्या होगी। तो आपको पता है यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, जो कि कहता है कि M1C1 इंटू T1 माइनस TE इज इक्वल टू M2C2 इंटू TE माइनस T2, जहाँ पे T1 क्या होता है, जो हायर टेम्परेचर होता है। T1 जो हायर टेम्परेचर, मेटल का जो टेम्परेचर है वो कितना है 65 डिग्री सेल्सियस, वो दिया हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपको M1 भी दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल दैट इज 250 ग्राम, कितना दिया हुआ है 250 ग्राम, ये दिया हुआ है। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है आपको M2 भी दिया हुआ है या T2 भी दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है आपको, T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर जो वाटर का है उसको हम T2 से डिनोट करेंगे, तो दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको फाइनल टेम्परेचर यानी कि T भी दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। M2 भी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना है 50 ग्राम। दूसरी चीज और क्या आपको दिया हुआ है जो कि आपको देना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज C2। C2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, C2 होगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये देना चाहिए था पर ग्राम पर केल्विन कह सकते हो या पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये कह सकते हो आप। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो M1 की वैल्यू देखिए, M1 की वैल्यू कितनी है 250 ग्राम है, तो 250 आ जाएगा, इंटू C1 की वैल्यू दी रखी है आपको, नहीं ये आपको कैलकुलेट करनी है, C1 इंटू T1 आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस, माइनस T फाइनल टेम्परेचर कितना है 25, तो माइनस 25 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 यानी कि 50 ग्राम इंटू C2 जो कि आपको दिया हुआ है कितना है 4.2 इंटू फाइनली कितना है T माइनस T2 यानी कि 25 माइनस 20। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 250 इंटू देखिए 65 माइनस 25, तो ये कितना हो जाता है 40। 250 इंटू 40 ये हो जाता है 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू C1 इज इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5 दैट इज 25 करेक्ट 250 इंटू 4.2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 इंटू 4.2, तो 250 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1050 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो आप यहाँ पे कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 0.105 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई C1 की, और दैट इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 105 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आ गई C1 की, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो मेटल है उसको आपको पता चल गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस का मास दिया हुआ है आपको कितना है 1 kg, तो आप कह सकते हो मास दिया हुआ है आइस का 1 kg। उसके बाद इसको कंटिन्यूसली हीट किया जाता है थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलोवाट। एज्यूमिंग दैट ऑल हीट इज ट्रांसमिटेड टू आइस, हमको ये एज्यूम करना है कि सारी हीट जो है वो आइस ने ही एब्जॉर्ब की है।
तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा फॉर आइस टू कंप्लीटली मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो आपको पता है कि जो हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू m इंटू एल। और जो हीट सप्लाई होगी Q इज इक्वल टू m इंटू एल, वो कितना होगा, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन कितना होता है, पावर इंटू टाइम। वर्क इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है m, मास कितना है, ये है 1 kg। उसके अलावा L दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर, शायद दिया होगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस ये दिया हुआ है, कितना है, दैट इज 336,000 जूल पर केजी, ये दिया हुआ है आपको। देन उसके अलावा और क्या चाहिए आपको, पावर भी आपको दिया हुआ है। पावर कितनी है हमारे पास, 1 किलोवाट। तो आप कह सकते हो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। और आपको कैलकुलेट करना है टाइम इन सेकंड्स। तो जरा आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले में, m इंटू एल इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो m कितना है हमारे पास, मास है 1 kg, इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है 336,000 इज इक्वल टू पावर कितनी है हमारे पास, पावर है 1000 वाट, करेक्ट, इंटू टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 1000 है, इंटू टी। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 336,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से हमको क्या मिला, टाइम कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू 336 सेकंड्स। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था आपके पास। टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, 336 सेकंड्स। तो पहला वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या मिल गया मुझे, 336 सेकंड्स। अब अगली चीज भी आपको पूछी जा रही है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाटर टू गेट हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, वाटर को अगर हमको हीट करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हीट करने के लिए वाटर को 0 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो दैट इज m इंटू सी इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। और ये जो हीट होगी दैट इज इक्वल टू पावर इंटू, तो इस टाइम को T मान लेते हैं, इसको T डैश मान लेते हैं। तो T डैश कितना लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, चलिए। तो Q की वैल्यू, M आपको दिया हुआ है 1 kg था, वाटर भी 1 kg रहेगा। C यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये भी आपको दी हुई है। ये कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है यहाँ पर देखिए 4200। तो ये है 4200 इंटू, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूले में। तो T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, पावर वही है 1000 वाट इंटू T। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4200 इंटू 100, एक और 2 0 और आ जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 T। तो यहाँ पे देखिए T कितना हो जाएगा फिर 421234, 4 0 बाय 1000। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 420 सेकंड्स। तो ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया आपका, वो कितना आया 420 सेकंड्स। आंसर कितना आ जाएगा आपका 420 सेकंड्स। तो काफ़ी इजीली ये पार्ट भी आपका हो गया। अब देखिए, अब थर्ड पार्ट में भी कुछ पूछा जा रहा है आपको। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, थर्ड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके लिए स्टीम में उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज m इंटू एल। तो यहाँ पे जैसे ये L था, इसको L डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू एल डैश इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू पावर इंटू टी डबल डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो m कितना है हमारे पास, m अभी भी 1 kg है, तो 1 kg रहने देते हैं, इंटू L डैश। L डैश किसके लिए, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये आपको दिया हुआ है, कितना है 2261234, 4 0। तो कितना हो जाएगा 2261234 इज इक्वल टू 1000 इंटू पावर 1000 वॉट ही थी, इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा t। तो यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर लोगे तो 3 0 हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2260 सेकेंड्स। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
30 gram ice cube at 0 degree Celsius is dropped into 200 gram of water at 30 degree Celsius. Calculate the final टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन द एंटायर आइस क्यूब हैज़ मेल्टेड। तो फाइनल टेम्परेचर आपको पता करना है। तो आपको क्या क्या दी है यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ आइस है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या करना है हमको, 30 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हम वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, यानी कि हीट लॉस्ट बाय वाटर, जो वाटर हीट लूज करेगा दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो आइस जितनी हीट करेगा, आइस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, आइस जितनी हीट गेन करेगा, उतना हीट वाटर लूज करेगा। अब वाटर कितना लूज करेगा हीट, तो एक काम करते हैं, वाटर हायर टेम्परेचर पे है तो वाटर का मास m1 मान लेते हैं। तो m1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1, यानी कि C मान लेते हैं केवल, m1 इंटू C इंटू T1 माइनस T ये मान लेते हैं इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो कितना हो जाएगा, आइस का मास मान लेते हैं m2 है इंटू, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की तो होगी नहीं तो ये C ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, इंटू T1, यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा T होगा T माइनस T2 किसका टेम्परेचर है, आइस का, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आइस केवल यही हीट नहीं गेन करेगा, वो कुछ हीट किसके लिए गेन करेगा, वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए भी तो गेन करेगा हीट, और वो कितने करेगा, दैट इज m2 इंटू लेटेंट हीट। तो ये आप यहाँ पे लिख लोगे। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, आप चाहो तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दी हैं वो कैलोरी में दी हुई हैं, तो आप चाहो तो कैलोरी में ही रहने दो सारी वैल्यूज़ को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास दिया हुआ है आपको m1 दिया हुआ है आपको 30 ग्राम नहीं, m1 जो है मास किसका है, वाटर का है। तो वाटर का मास आपको दिया होगा 200 ग्राम वाटर है आपके पास। तो m1 ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m1 कितना हो जाएगा आपके पास, m1 इक्वल टू 200 ग्राम, m1 है हमारे पास 200 ग्राम, m2 है हमारे पास जो आइस का मास है दैट इज 30 ग्राम। उसके अलावा आपको T1 दिया हुआ है, हायर टेम्परेचर जो होता है उसको T1 से डिनोट करेंगे हम, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और हमको T पता करना है यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे ये C की जो वैल्यू है C दैट इज लेटेंट, ये आपको C दिया हुआ है, C इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम, और यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ आइस है दैट इज L भी आपको दिया हुआ है। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं। m1 मास कितना है, m1 है 200 ग्राम, तो 200 इंटू C कितना दिया हुआ है आपको 1 कैलोरी, इंटू T1 कितना है हमारे पास, T1 हायर टेम्परेचर 30 माइनस T वही पता करना है हमको, T कितना होगा इज इक्वल टू m2 30 ग्राम दिया हुआ है आपको आइस का मास, इंटू C कितना है हमारे पास, वो दिया हुआ है 1 इंटू T कितना है वो नहीं पता, माइनस T2 0 है, प्लस m2 मास है 30 ग्राम, इंटू L कितना है हमारे पास 80 कैलोरी है, तो 80 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 200 इंटू 30 दैट इज 6000 माइनस ये हो जाएगा 200T, करेक्ट, 6000 माइनस 200T इज इक्वल टू 30T, करेक्ट, यहाँ पे 30 इंटू T आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 8 दैट इज 2400 तो यहाँ पे सारी टर्म्स को आप एक तरफ लेके जाइए, तो 200T वाली टर्म्स इधर आ जाएगी, 2400 वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 प्लस 30 हो जाएगा दैट इज 230T, और यहाँ से आप T निकाल लीजिए, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 230, तो ये 0 कैंसिल कर लीजिए आप। तो ये जो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली, आप डिवाइड करके आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15.65 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15.65 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, अ पीस ऑफ मेटल एट 10 डिग्री सेल्सियस हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ करंट ऑफ स्टीम एट 100 degree Celsius, 0.7 gram of steam is condensed on it. Calculate the specific heat of metal. तो आपको specific heat of metal calculate करनी है। Latent heat of steam is 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए
मेटल का जो टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट। और इसका जो मास है वो 50 ग्राम है, और इसको हमने क्या किया, स्टीम के करंट में इमर्स किया। तो ये क्या करता है, 0.7 ग्राम स्टीम को कंडेंस कर देता है। अब कंडेंस क्यों होगी स्टीम, क्योंकि स्टीम अगर मेटल के कांटेक्ट में आएगी तो मेटल का टेम्परेचर कम है, उससे क्या होगा, स्टीम जो है अपनी हीट किसको प्रोवाइड करेगी, मेटल को प्रोवाइड करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लेटेंट हीट है मेटल स्टीम की वो लूज कर लेगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा मेटल और स्टीम का। तो देखिए स्टीम का टेम्परेचर जो है यानी कि T1 मान लेते हैं हायर टेम्परेचर, दैट इज वो कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो मेटल का लोअर टेम्परेचर है दैट इज T2 कितना है, वो है 10 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर जो बनता है, फाइनल टेम्परेचर भी क्या बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट इज हीट गेन्ड बाय या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल इज इक्वल टू क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय, कौन लॉस कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो स्टीम हीट लूज क्यों कर रहा है, स्टीम हीट लूज कैसे कर रहा है, वो हीट लूज करके जो लेटेंट हीट होती है उसको लूज करके वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब हीट एब्जॉर्ब बाय मेटल, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मास ऑफ मेटल m1 मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c मान लेते हैं इसकी, और फाइनल टेम्परेचर है इसका दैट इज T1 माइनस T2 मान लेते हैं, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर, या इसको T2 मान लेते हैं, यहाँ पे T1 मान लेते हैं, करेक्ट। तो T2 कितना है, यहाँ पे T2 माइनस T1 लिख लेता हूँ मैं, फाइनल टेम्परेचर। तो दैट इज इक्वल टू हीट लॉस बाय स्टीम। तो हीट लॉस बाय स्टीम क्या हो जाएगा, दैट इज m2, मास जो है स्टीम का वो m2 मान लेते हैं, इनटू L। तो यहाँ पे देखिए m1 कितना है, m1 इज द मास ऑफ मेटल। तो m1 कितना दिया हुआ है आपको, पीस ऑफ मेटल जो है दैट इज 50 ग्राम। दूसरा C ही आपको पता करना है, क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो यही पता करना है स्पेसिफिक हीट मेटल की क्या होगी। उसके अलावा आपको T2 और T1 मैंने यहाँ पे दे दिया है, और लेटेंट हीट की भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा एक और चीज आपको दी हुई है, दैट इज द मास ऑफ स्टीम, कितना, 0.7 ग्राम स्टीम। तो m2 है 0.7, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस आप वैल्यू पुट कीजिए, तो m1 कितना है हमारे पास, दैट इज 50 ग्राम, इंटू C हमको नहीं पता है तो C ऐसे ही रख लेते हैं, T2 है 100 माइनस T1 है 10 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम जो है 0.7 इंटू L दिया हुआ है आपको, दैट इज 540। और अब आपको क्या करना है, 50 इंटू 90 दैट इज 4500 C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 540। तो यहाँ से आप C कैलकुलेट कर लीजिए। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7540, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 0.7 इंटू लिखना था मैंने, या इंटू हो जाएगा 540। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 4500। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, 6 5 ये 50 हो जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.7 इंटू 6 दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय 50। तो ये कितना आंसर आ रहा है इसका, दैट इज 0.084 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलोरी में ही था, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये C की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्ड 5460 जूल ऑफ हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये आपको कैलकुलेट करना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होगा। तो देखिए 10 ग्राम आइस आपके पास है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये एब्जॉर्ब करता है कितनी हीट, 5460 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है, और मेल्ट होके क्या बना देता है, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको ये पता करना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होगी। तो जनरली आपको वैसे तो गिवन होता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सेम यही है कि जो हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस, तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 5460। तो देखिए हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस, तो पहले वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज इक्वल टू ml,
प्लस उसके अलावा एम सी डेल्टा टी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर में पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से वो किस में कन्वर्ट होगा 50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो उसके लिए भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो दो तरीके की हीट हो रही है यहाँ पे एब्जॉर्ब, पहले वो मेल्ट होने के लिए करेगा और फिर मेल्ट होने के बाद वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो मेल्ट होने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज ml, और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दैट इज mc डेल्टा टी, और वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 5460 जूल। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, तो m कितना दिया हुआ आपको 10 ग्राम दिया हुआ, तो मैं 10 लिख लेता हूँ इनटू लेटेंट हीट, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन में वैल्यूज जरूर लिख लीजिए कि l इतना है, m इतना है। अच्छा, लेटेंट हीट आपको यही कैलकुलेट करना है, तो L क्यों, मैं L ही रहने देता हूं, तो 10 इंटू एल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा M10 ही दिया हुआ है इंटू C दिया हुआ देखो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए केजी में दिया हुआ है, यहाँ पे भी जूल में दिया हुआ है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको या तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप मास को ही केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो तब आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4.2 इंटू T2, फाइनल टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 5460। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10L प्लस देखो 10 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 4.2, तो 500 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2100 इज इक्वल टू 5460। तो यहाँ पे देखिए10L इज इक्वल टू 5460 माइनस 2100, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 5460 में से 2100 आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3360, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 336 जूल पर ग्राम। आंसर भी जूल पर ग्राम में आएगा क्योंकि आपने अपने जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लिया था, और आप चाहो तो इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 336,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल पर केजी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in an experiment to determine the specific latent heat of vaporization of steam L, the following measurements were taken। तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करनी थी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता करनी है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है कि कैलोरीमीटर और स्टील का जो मास है वो y kg है, सॉरी x kg है, और वाटर का जो मास है वो y kg है। उसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर जो था वाटर का T1, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर T2। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर आर, इसको सही कर दीजिए, दिस इज S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ अबव डेटा। तो L को जो ये डेटा दिया हुआ है उसके टर्म्स में लिखना है आपको, जबकि मास ऑफ कंडेंसेट यानी कि जो स्टीम कंडेंस हुई होगी उसका मास दिया हुआ है mkg। तो बेसिकली यहाँ पे पहले आपको समझना है कि हुआ क्या होगा। हमारे पास रहा होगा एक कैलोरीमीटर और स्टिर, उसमें हमारे पास वाटर था जिसका मास कितना था x kg था, कितना था x kg, और उसमें हमारे पास y kg वाटर हमारे पास ऑलरेडी था जिसका टेम्परेचर कितना था T1, ये दिया हुआ है। तो सब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T1 रहा होगा। अब स्टीम पास की, जब हमने इसमें स्टीम ऐड की एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्टीम ऐड की तो ऑब्वियसली स्टीम क्या होगी, कंडेंसेट होगी। कितनी mkg स्टीम हमने ऐड की थी वो कंडेंस हुआ, और उसका जो फाइनल टेम्परेचर है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर कम होगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पूरा कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो अब हमको ये पता करना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी स्टीम की। तो यहाँ पे हम वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, दैट इज हीट लॉस्ट बाय, हीट लूज कौन कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम, कौन लूज कर रहा है, हीट स्टीम लूज कर रही है, तो दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय, अब गेन कौन कर रहा है, हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर एक हीट गेन कर रहा है और उसके साथ साथ और हीट कौन गेन कर रहा है, प्लस हीट गेन्ड बाय, हीट गेन्ड बाय, क्योंकि कैलोरीमीटर भी है, बाय कैलोरीमीटर प्लस स्टिर, तो मैं सिर्फ कैलोरीमीटर लिख लेता हूं, कैलोरी मीटर। अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अभी आपको चेक करना है कि हीट कितनी लूज करेगा स्टीम। तो स्टीम क्या होगी, पहले कंडेंस होगी, तो कंडेंस होने के लिए कितनी हीट लूज करती है वो, दैट इज m इंटू एल, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो m इंटू एल होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि वो लूज करेगी। तो L की ही वैल्यू हमको यहाँ पे पता करनी है। तो मास स्टीम का ऑलरेडी दिया हुआ था m, प्लस
क्योंकि अब और हीट लूज करेगी, क्योंकि केवल वो कंडेंस नहीं होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कंडेंस होने के बाद वो क्या करती है, उसका टेम्परेचर फॉल होता है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ मिक्सचर का T2 है। तो प्लस क्या होता है mc डेल्टा टी, और हीट लूज करेगी, तो m इंटू सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो दी होगी आपको, यहाँ पे कैलोरीमीटर की दी हुई है और वाटर की दी हुई है, क्योंकि उसके बाद तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर की दी हुई है S2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m इंटू S2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर था इसका 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर है T2, तो जो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 100 माइनस T2, तो ये हीट लॉस बाय स्टीम है। इज इक्वल टू, किसके बराबर लिखा हुआ है हमने, हीट गेन्ड बाय वाटर, तो वाटर कितना हीट गेन करेगा, दैट इज mc डेल्टा टी। तो मास कितना है वाटर का, ये है y kg, ध्यान रखिए मास कितना है वाटर का y kg है, तो y इंटू सी कितना है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो दिया हुआ है S2, तो y इंटू S2 करेक्ट इंटू डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर वाटर का T2 था, इनिशियल कम रहा होगा T1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1 प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, तो हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी, मास कितना है कैलोरीमीटर का x c, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है कैलोरीमीटर की वो है S1, तो x इंटू S1, तो mc डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ इसका भी T2 माइनस T1। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन हमारे पास था। और अब फाइनली हमको क्या करना है, हमको एक बहुत छोटा सा काम करना है, हमको L की वैल्यू पता करनी है। तो L की वैल्यू पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ML जो होगा ML इज इक्वल टू ML किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ML इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो चाहो तो आप T2 माइनस T1 इसमें कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा y S2 प्लस x S1 यही बचेगा, इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, ये हमने कॉमन ले लिया, तो T2 माइनस T1 हमने लिया है कॉमन, और ये वाली जो टर्म है इसको आप इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस m इंटू S2 इंटू 100 माइनस T2, और अगर मुझे L की वैल्यू पता करनी है तो इस m को मैं क्या कर देता हूँ इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो अपॉन क्या हो जाएगा, मैं एक ही स्टेप में लिख लेता हूँ अपॉन m। तो ये मिल गई आपको L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अबव डेटा, जो भी आपको डेटा दिया हुआ था उसकी टर्म से मुझे क्या चाहिए थी, L की वैल्यू चाहिए थी, तो बहुत ईजिली मुझे यहाँ पे L की वैल्यू पता चल गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 kg ऑफ आइस मेल्ट्स व्हेन अ जेट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास थ्रू अ होल ड्रिल्ड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस। तो हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम थी उसको पास किया एक आइस ब्लॉक में, करेक्ट, और 2 kg आइस उससे मेल्ट हो जाती है। तो आपको पता करना है कि कितनी स्टीम यूज होती है, आपको ये चीज़ दी हुई है, तो हमको क्या पता करना है कि कितनी स्टीम हमने यूज की होगी। तो यहाँ पे सेम फंडा हम यूज करेंगे, यानी कि हीट लॉस्ट बाय स्टीम, तो हीट जो स्टीम लूज करेगी, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, क्योंकि आइस हमने मेल्ट की, तो आइस मेल्ट करने के लिए कितनी हीट उसने गेन की होगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ से। और दूसरा हमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज गिवन नहीं है, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ जो वेपर है वो है, या वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी आप कह सकते हो, वो होती है एक्चुअली 2260 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। यहाँ पे यूनिट करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जूल पर केजी होगी, और ये 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो हीट जो स्टीम ने लूज की होगी, पहले तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुई होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी हीट उसने लूज की होगी, जितनी इस हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उसकी, और प्लस 100 से 0 डिग्री सेल्सियस तक भी तो आई होगी, जो बॉइलिंग वाटर होगा वो भी तो कूल हुआ होगा, क्योंकि आइस को कूल करते हुए उसका टेम्परेचर फॉल होगा, तो कितने तक आया होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आया होगा। तो यहाँ पे हमको यही पता करना है कि मास कितना है, तो लेट मास ऑफ स्टीम यूज, तो मास ऑफ स्टीम यूज मान लेते हैं m1, कितना है m1, तो मास ऑफ स्टीम यूज इज m1, तो हीट m1 इंटू L, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इतनी हीट लूज करेगा वो, प्लस तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लूज करेगा, तो जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, प्लस जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है वो भी तो हीट लूज करेगा, कितना, क्योंकि उसका मास m1 ही है, m1 इंटू सी जो है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी कितना है, दैट इज 100 माइनस
इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितने तक आएगा, 0 पे। और हीट गेन्ड बाय आइस, तो हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ आइस, वो m2 ले लेते हैं, इनटू लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, उसको हम L2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए m1 कितना है हमारे पास, वही पता करना है हमको, यहाँ से m1 कॉमन ले लो आप चाहो तो। लेटेंट हीट देखिए, लेटेंट हीट कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज 2260 इंटू 10⁻³ प्लस m1 हमने कॉमन ले लिया, c दिया हुआ है आपको 4200, तो 4200 इंटू 100 माइनस 0, तो इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू m2 कितना है, दैट इज मास ऑफ आइस, कितना आइस मेल्ट होता है 2 kg, तो 2 इंटू लेटेंट हीट देखिए कितनी है 336 इंटू 10⁻³ अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे 10⁻³ यानी कि 1000, यहाँ पे भी देखो 1 2 3, यहाँ पे 10⁻³ कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, तो ये जाएगा देखिए m1 इंटू 10⁻³ बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2260 प्लस 420 इज इक्वल टू 2 इंटू 336 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ को इधर डिवाइड कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 10⁻³। तो यहाँ पे देखिए m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, दैट इज 2 इंटू 336, ये होता है हमारे पास 672, ये हो जाएगा 672 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमको, 2260 प्लस 420, तो ये होता है हमारे पास 2680, तो ये जो मास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.25 kg, यानी कि कितनी आपको वेपर चाहिए होगी, लगभग 0.25 kg वेपर आपको चाहिए होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ हॉट सॉलिड मास 60 ग्राम, कितना है ऑफ मास 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल स्टडी टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता करनी है। वाटर की मैं आपको बता देता हूँ, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो वैसे लगभग हर क्वेश्चन में दी गई है, दी जाती है, वो कितनी होती है, वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये किसके लिए है, ये वाटर की होती है। तो जनरली ये क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, यहाँ पे नहीं दी गई है, तो आप अंडरस्टूड समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए जो मेटल है, हॉट सॉलिड मास ऑफ मेटल, वो क्या कर रहा है, कोई मास है वो लूज कर रहा है, उस सॉलिड की हीट कैपेसिटी, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करना है। तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, क्या, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, वही जो आप फॉर्मूला यूज करते हो, m1c1 इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू m2c2 T माइनस T2। तो यहाँ पे देखिए T1 यानी कि T1 कितना है हमारे पास, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जिसको आप इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर वो T2 है, वो कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस कितने करेगा सॉलिड, दैट इज मास उसका m1 मान लेते हैं इंटू C1 मान लेते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी है, और T माइनस T1 आप यूज करते हो, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू C2 इंटू यहाँ पे T1 माइनस T होता है, यहाँ पे T माइनस T2 हो जाएगा। अब m1 कितना है, मास कितना है सॉलिड का 60 ग्राम है, इंटू C1 ही हमको पता करना है, इंटू T1 यानी कि टेम्परेचर क्या था सॉलिड मास का, हायर टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, और फाइनल कितना है 20 है, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू m2 मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है वो है 100 ग्राम, तो 100 इंटू C2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज 4.2, तो इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास T, फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास 20 माइनस इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का 18, तो यहाँ पे C1 यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू C1 इंटू 100 माइनस 20 होता है 80 इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 2। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो C1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 100 इंटू 4.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है 60 इंटू 80 से। तो देखिए बहुत सिंपली आप डिवाइड कर सकते हो इसको, देखो 0 आप दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो दोनों जीरोज आपने कैंसिल कर लीजिए, हमारे पास बच गया 2, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पे है हमारे पास 4.2, तो 3 से आप 4.2 को डिवाइड करेंगे तो
यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1.4, तो ये कितना हो गया 1.4 डिवाइडेड बाय 8। तो आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 0.7/4। तो ये कितना हो रहा है, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0.7/4, 4 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 0.175 आपके पास आ रहा है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या आ गया, C1, यानी कि सॉलिड मास का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट मस्ट बी पास्ड इनटू 8.4 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्या करना है, हमको वही डेटा यूज करना है जो हमको अभी तक दिया जा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस कई बार हमारे पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे। क्या, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। मैं सीधा लिख रहा हूं, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू, स्टीम हीट लूज करेगी, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। बस आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री याद रखिए और लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो हीट गेन बाय वाटर। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे थी और वाटर में पास की जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था। तो फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि स्टीम भी वाटर में मिल जाएगी तो वो वाटर बन जाएगा और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम मान लेते हैं, स्टीम का मास क्या मान लेते हैं, m। मैं सीधा लिख रहा हूँ m इंटू एल प्लस m इंटू यहाँ पे c जो वाटर का होगा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर क्या है 80 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो ये हीट किस लिए लूज की स्टीम ने, जब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, प्लस हीट जो जिस वजह से टेम्परेचर रिड्यूस होगा स्टीम का 80 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, इतनी हीट उसके लिए लूज करनी पड़ेगी। हीट गेन बाय वाटर क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ, यहाँ पे m2 मान लेते हैं या m डैश मान लेते हैं, m डैश इंटू सी तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यानी कि 80 माइनस 30, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 30 से 80 पहुंचा है। तो अब m पता करना है हमको, तो m हम कॉमन ले लेते हैं। l जो है वो स्टीम के लिए कितना होता है, l स्टीम के लिए होता है 2260 इंटू 10⁻³ करेक्ट, प्लस c, देखो m कॉमन ले लिया तो c कितना होता है, दैट इज 4200, आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम 100 माइनस 80 इंटू हो जाएगा हमारे पास 20, तो इज इक्वल टू m डैश कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 8.4 इंटू c कितना होता है यहाँ पे 4200 इंटू 80 माइनस 30 होता है 50। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कॉमन ले सकते हो चाहो तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.4 इंटू 4200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हम लोगों को, इसको करना है 2260 इंटू 10⁻³ प्लस 4200 इंटू 20। आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। बेसिकली जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, आंसर आपके पास आएगा दैट इज 0.75 kg। यहाँ पे लगभग 0.75 kg आपका आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी मेजर करनी है हमको, कॉपर की। 0.02 kg ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस वाज पोर्ड इनटू कॉपर कैलोरीमीटर with stir of mass 0.16 kg initially at 15 degree Celsius. After stirring, the final temperature reaches to 45 degree Celsius. Specific heat capacity of water is taken 4200 joule per kg per degree Celsius. What is the quantity of heat released per kg of water पर 1 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज पर केजी ऑफ वाटर पर 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। तो आपको पता है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ वाटर के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पर kg ऑफ वाटर के लिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज 4200, तो वो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 4200 जूल पर kg
पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हीट पूछ रहा है तो 4200 जूल आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली पूछ रहा है वाटर की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज बाय वाटर इन द एक्सपेरिमेंट इन कूलिंग फ्रॉम 70 टू 45। अब 70 से 45 तक हमको कूल करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है? 70 से 45 तक कूल करना है। तो हीट कितनी रिलीज होगी बाय वाटर इन द एक्सपेरिमेंट? तो आपको पता है हीट रिलीज जो होता है उसके लिए सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज mc डेल्टा टी, यानी कि T माइनस T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 कुछ भी लिख सकते हो आप। तो दैट इज ये कितना हो जाएगा? मास कितना है हमारे पास? मास है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना है। तो मास देखिए वाटर का दिया होगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज की वाटर ने। तो देखिए वाटर का यहाँ पे देखिए 70 टू 45 है ना, तो यहाँ पे देखिए वाटर का मास दिया हुआ है दैट इज 0.02। तो 0.02 इंटू सी की वैल्यू जो है वो है 4200 इंटू T1 माइनस T2, यानी कि 70 माइनस 45 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो दैट इज 0.02 इंटू 4200 इंटू 70 माइनस 45, ये होता है 25। इसको आप आराम से कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 2100 जूल। तो 2100 जूल ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो Q आ रही है, हीट जो आ रही है यहाँ पे सेकंड पार्ट में, कितनी हीट लूज करेगा वाटर? 2100 जूल। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अज्यूमिंग दैट हीट रिलीज बाय वाटर इज एंटायरली यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। तो पूरा का पूरा जो हीट लूज की वाटर ने, हमको पता चल गया ना वाटर ने कितनी हीट लूज की, वो किसने ले ली? वो पूरी की पूरी हीट वो ले ली कैलोरीमीटर ने। तो अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको किसकी पता करनी है? कॉपर की पता करनी है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है देखो पूरी हीट कैलोरीमीटर ने यूज की है। तो यहाँ पे देखिए हीट जो कैलोरीमीटर ने यूज की है, यहाँ पे कॉपर का मास दिया हुआ था आपको 0.02 और स्टिर भी दिया हुआ था, कैलोरीमीटर विद स्टिर। तो मास ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटू कॉपर कैलोरीमीटर विद स्टिर ऑफ मास 0.16 kg। तो मास कितना है उसका? 0.16 kg। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तो यहाँ पे मास जो है 0.16 kg, तो m इंटू सी आपको पता करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? दैट इज, मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है T2 माइनस T1, यानी कि 45 माइनस 15 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो हीट जितनी लूज करेगा वाटर उतनी कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि 2100। तो यहाँ से आप C की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 45 माइनस 15 होता है 30। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2100 अपॉन 0.16 इंटू 30। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारे पास आ रहा है 437.5 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगले वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।